नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 4 सजीवों में पोषण का भाग 3 अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे आगे का भाग। कुछ फफूंदियों के कारण अन्न दूषित होता है तो विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियां होती है। ठीक है, अभी हमने पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण, सहजीवी पोषण, परपोषी वनस्पतियां, कीटभक्षी वनस्पतियां और मृतोपजीवी वनस्पति का अध्ययन किया था। अब हम उसके आगे का भाग देखेंगे। कुछ फफूंदियों के कारण क्या होता है? अन्न दूषित होता है। मैंने कहा था अचार में या बासे भोजन में या नमी भोजन में फफूंदियाँ निर्मित हो जाती है। कारण क्या हो जाता है? वह अन्न दूषित हो जाता है और वैसे भोजन हमने अगर सेवन किया तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियां हो जाती है। खमीर तथा कुछ कुकुरमुत्ते उपयोगी होते हैं, लेकिन इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव जैसे और कुकुरमुत्ता ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कुछ कवकों में औषधि गुणधर्म पाए जाते हैं, यानी कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनसे क्या औषधियाँ तैयार होती है। ईस्ट नामक किण्व डबल रोटी बनाने और खटास उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया में लाया जाता है। आपने देखा होगा ये जो डबल रोटी बनाते हैं, ठीक है, उसमें ईस्ट नामक किण्वन का उपयोग खटास लाने के लिए किया जाता है। कुकुरमुत्ते में जीवन सत्व और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कुकुरमुत्ता मालूम है आपको? जो सफ़ेद रंग का होता है, छतरी के समान, जिसको हम मशरूम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वनस्पतियों के पोषक द्रव्यों के कार्य और अभाव का परिणाम। अब पोषक तत्व कौन से हैं? ये जो पोषक तत्व दिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लौह, मैंगनीज, जिंक, ये वनस्पतियों को किस तरह से, ठीक है, पोषक देते हैं, क्या कार्य करते हैं, इनका अगर अभाव रहा तो इनमें कौन सा परिणाम होता है, हम इस तालिका से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रथिन है, जो नाइट्रोजन है, ये क्या करता है? वनस्पतियों को प्रथिन, पर्णहरित और कोशिका द्रव्य इनका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या होता है? प्रथिन, पर्णहरित और कोशिका द्रव्य इनके लिए बहुत उपयोगी है। अगर इनका अभाव हो गया नाइट्रोजन का तो क्या हो जाती है? वनस्पतियों में वृद्धि में रुकावट होती है और पत्तियां पीली पड़ती है। ठीक है, समझा? यानी नाइट्रोजन का बहुत अधिक महत्व है और नाइट्रोजन के कारण ही वनस्पतियां क्या करती है? उस पर्णहरित का निर्माण होता है। वनस्पतियों में प्रथिन और कोशिका द्रव्य निर्मित होता है। फास्फोरस क्या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये फास्फोरस बहुत जरूरी है। जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए फास्फोरस का महत्व होता है। अगर इसका अभाव हो गया तो समय से पहले पत्तियां झड़ जाती है, फूल लगने में देरी होना और जड़ों की वृद्धि में रुकावट होती है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस बहुत अति आवश्यक पोषक तत्व है। फिर है पोटेशियम। अब ये क्या क्या कार्य करता है? उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक। ठीक है, अब इनके अभाव से क्या होता है? तना सकरा होता है, पत्तियां मुरझा जाती है, बोझ पदार्थ तैयार नहीं होता। फिर मैग्नीशियम क्या कार्य करता है? पर्णहरित तैयार करता है। अगर इसका अभाव है तो धीमी गति से वृद्धि होती है, पत्तियां पीली पड़ती है।
लौह पर्णहरित तैयार करता है, और फिर अगर इसका अभाव रहा तो पत्तियां पीली पड़ती है। फिर है मैंगनीज, प्रमुख संप्रेरक पदार्थ की निर्मित करता है। अगर इसका अभाव है तो वृद्धि में रुकावट, पत्तियों में दाग लगता है। जिंक संप्रेरक तथा उनके घटकों की निर्मित करता है। अगर ये नहीं है तो वृद्धि में रुकावट और पत्तियां पीली पड़ती है। इसका मतलब है कि जो पूरे पोषक तत्व वनस्पतियों को मिलना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त करता है, कोई बता सकता है कि आपको? इन सारी चीज़ों को खाद के रूप में मिट्टी के जड़ों के नीचे डाला जाता है, ताकि वनस्पतियों के ये सभी पोषक तत्व मिल सके, और जिसके कारण ये सारी क्रियाएं अच्छे से हो सके और ये सब चीज़ें उनमें दिखाई ना दे। अब हम देखेंगे प्राणियों का पोषण। अब तक हमने क्या पढ़ा? सिर्फ वनस्पतियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब वनस्पतियों के बाद अब आएंगे हमारा, हम प्राणी हैं, हमारे में पोषण किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो। प्राणियों में पोषण की संकल्पना के अंतर्गत शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, अन्न ग्रहण की पद्धति और शरीर में होने वाले उसके उपयोग का समावेश होता है। अब हमारे इसमें पोषण के लिए क्या होता है? पहले पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, फिर हमारे अन्न ग्रहण करने की पद्धति, और तीसरा है कि हमारे शरीर में फिर उसका उपयोग कैसे होता है। ये तीन चीज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। अब हम बता सकते हैं कि अन्न में पाए जाने वाले विविध पोषक तत्व कौन से हैं। आपको पता है हमारे शरीर में कौन से पोषक तत्व है जो बहुत उपयोगी है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व है और इनका उपयोग कैसे है। सभी शारीरिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलते रहने के लिए आवश्यक तत्व भोजन से मिलते हैं। रक्त द्वारा इन घटकों की शरीर के सभी अंगों को आपूर्ति की जाती है। हमारा ग्रहण किया हुआ भोजन उसी स्वरूप में रक्त में नहीं घुलता, इसलिए अन्न का रूपांतर रक्त में अवशोषित हो सकने वाले घुलनशील घटकों में आवश्यक है। प्राणियों की पोषण क्रिया में भोजन ग्रहण में उत्सर्जन तक विविध सोपान होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार वनस्पतियों का जो पोषण होता है उससे बिल्कुल भिन्न होता है मनुष्य में। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हम अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें हरित लवक नहीं होता है। वनस्पतियों में हरित लवक होता है, अपना भोजन स्वयं तैयार करती है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, लेकिन हमें ये क्षमता नहीं होती है। अतः हमको अपने शारीरिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलते रहने के लिए आवश्यक तत्व भोजन से मिलते हैं। इसका मतलब है जब हम भोजन करते हैं तो हम ऐसे पदार्थ को अपने आहार में लेते हैं जिससे हमें जो आवश्यक तत्व है वो हमारे शरीर के भीतर जा सके, इसलिए हम भोजन करते हैं। अर्थात हमारा जो भोजन होता है वो संतुलित होता है। उसमें भोजन के सभी घटक होते हैं, जैसे कार्बोज युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व, लवण, पानी। ठीक है, इन सब पदार्थों को में से ही हमको आवश्यक तत्व मिलते हैं। ठीक है, फिर ये भोजन जब हम ग्रहण करते हैं फिर क्या होता है? ये हमारे अन्न नलिका से हमारे जठर में जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है? ये जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही वो रक्त में घुलता नहीं है, वहाँ पर फिर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, वहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, वहाँ हमारे जितने भी भोजन है उसमें मंद ज्वलन होकर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और क्या होता है? उसका फिर विभिन्न घटकों में रूपांतरण होता है, और उसके बाद रूपांतरण होने के बाद वो कहाँ होता है? फिर वो
हमारे रक्त द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ये फिर घुलनशील घटक तैयार होकर वो हमारे रक्त में अवशोषित किए जाते हैं और फिर रक्त द्वारा क्या किया जाता है, संपूर्ण भागों में, शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो निरुपयोगी पदार्थ है उसका भी हमारे शरीर से उत्सर्जन होता है। तो ये क्रिया कैसी है, चलते रहती है। तो आप हम आगे देखेंगे कि हमारे भोजन का पोषण किस प्रकार होता है। अब पहले देखेंगे पोषण के सोपान। पहला है अन्न ग्रहण। ठीक है, अन्न ग्रहण में क्या करते हैं हम लोग, शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, सभी लोग अन्न ग्रहण करते हैं ना। हाँ, शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना। हम ग्रहण भोजन कहाँ से करते हैं, मुंह से, है ना। सभी लोग खाना खाते हैं ना, तो सबसे पोषण का जो पहला जो सोपान है वो है अन्न ग्रहण, शरीर द्वारा भोजन करना। फिर उसके बाद क्या होता है, पाचन। कैसा होता है, देखो, भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। ठीक है, हम जो भी पदार्थ खाते हैं वो जठर में जाता है और उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और कुछ घुलनशील पदार्थ में रूपांतरित होते हैं। तो ये कहते हैं भोजन का पाचन। अगर घुलनशील पदार्थ निर्मित नहीं हो रहे, यानी हमारा भोजन का पाचन नहीं हो रहा है। फिर हम तीसरा देखेंगे अवशोषण। पाचन के उपरांत तैयार हुए घुलनशील पदार्थों का रक्त में अवशोषित होना। जितने भी हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा जो घुलनशील पदार्थ निर्मित हुए हैं उसको क्या करती है, रक्त अवशोषित करती है। इसी को अवशोषण कहते हैं। फिर चौथा है स्वांगीकरण। अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा निर्मित करना। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हम रक्त द्वारा पूरे अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो अवशोषित घुलनशील पोषक तत्व है उसको शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा निर्मित करना। ठीक है, पूरे शरीर में फैलाकर फिर हमारी जो कोशिकाओं में और ऊतकों में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये प्रक्रिया इस प्रकार होते रहते हैं, यानी जो हमको शक्ति, ऊर्जा मिलती है, इन्हें मिलने तक की जो क्रिया है उसको स्वांगीकरण कहते हैं। फिर लास्ट जो है वो है उत्सर्जन। फिर अपची तथा अशोषित जो अन्न पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना जाना। ठीक है, फिर हमारे शरीर में तो अभी देख ली हमको ऊर्जा मिल गई है, लेकिन जो अपचित पदार्थ है, जो अशोषित अन्न पदार्थ है, उसके बाहर निकालना पड़ता है और इसको वर्जन। तो इस प्रकार ये 5 क्रिया हमारे पोषण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार हमारे शरीर में ये 5 क्रिया होती रहती है। अपने आसपास दिखाई देने वाले प्राणियों का निरीक्षण करो और ये तालिका आपको पूर्ण करना है ना, ये कृति है, ये आपको करना है। ठीक है, आपके आसपास में ये 2 गाय आपने देखा होगा, मेंढक भी देखा होगा। तो आपको क्या करना है, ये गाय का भोजन का प्रकार, ठीक है, ये भोजन में किस प्रकार होता है, मेंढक का भोजन का प्रकार, यानी भोजन का प्रकार क्या है इसका, भोजन और भोजन ग्रहण की पद्धति, ये भोजन ग्रहण कैसे करती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो, खुरचना, चुबलाना, चूसना जैसी विधियों में ध्यान होगा कि विभिन्न प्रकारों में भोजन ग्रहण की पद्धति भी भिन्न होती है। तो भोजन की पद्धति में ये देखो, खुरचना, चुबलना, चूसना, ऐसी इनकी कौन सी पद्धति है ये आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, ये आपको तालिका स्वयं करनी है, ये आपके लिए कृति है। अब हम देखेंगे प्राणी समभोजी पोषण। अब हम देखेंगे इसमें अमीबा जैसे एक कोशीय सजीव में भोजन ग्रहण कैसे लिया जाता है। अब आपने देखा होगा कि प्राणी में तो बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे मनुष्य को
आपने देखा होगा हाथ है, पैर है, मुंह है, दांत है, जीभ है, अन्न नलिका है, फिर जठर है। ये सब अंग है जिसके कारण भोजन वह हाथ से लेता है, मुंह धोता है ना। फिर मुंह में निवाला डालता है, जीभ में हिलता है, वो दांत में चबाता है। इस प्रकार भोजन क्रिया करता है। लेकिन कुछ सजीव एक अंग वाले होते हैं, सिर्फ एक ही अंग होता है, तो वे अपना भोजन किस प्रकार करते हैं? तो हम एक कोशीय प्राणी किस प्रकार भोजन करते हैं वो हम देखेंगे। अब आपने देखा कि अमीबा, मैंने कहा था अमीबा और पैरामीशियम ये एक कोशीय सजीव है। तो ये एक अंग वाले, ना जिसको मुंह होता है, ना हाथ होता है, ना पैर होता है, तो ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं वो हम देखेंगे। में हाथ मुंह जैसे अंग नहीं होते हैं। यह एक कोशीय सजीव है। यह अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, जो एक कोशीय होते हैं जिनमें एक अंग होते हैं, वह अपने कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग से क्या कर सकता है? वो भोजन ग्रहण कर सकता है। वो भोजन के कण को चारों ओर से घेर कर उसे अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। उसके बाद भोजन के कण पर प्रकिण्वों की क्रिया होती है, जिससे होता है भोजन का अपचित भाग वही छोड़कर अमीबा छद्मपाद कुटपाद की सहायता से संचारण करता है। ठीक है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे एक कोशीय सजीव में पोषण संबंधी क्रियाएं उनकी कोशिका में होती है। जो एक कोशीय सजीव होते हैं वह अपने कुटपाद अर्थात कोशिका से ही क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। बहुकोशीय प्राणियों में मुंह द्वारा भोजन ग्रहण है। अब हम बहुकोशीय प्राणियों में मनुष्य का समावेश होता है, अन्य प्राणियों का समावेश होता है। ठीक है, तो हम लोग किससे करते हैं? मुंह द्वारा भोजन ग्रहण क्रिया करते हैं। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखावयव होते हैं। मुखावयव यानी उनको अलग से कुछ अवयव होते हैं। उदाहरण के लिए तिलचट्टे और टिड्डे जैसे कुतरने वाले कीटकों में जबड़े जैसे मुखावयव महत्वपूर्ण होते हैं। तितली नली जैसी सूंड का उपयोग करके भोजन ग्रहण करती है। देखा आपने, सभी कीटकों को अलग अलग ऐसे अंग दिए हैं। मच्छर और खटमल सुई जैसे मुखावयव को चुभने काटने के लिए और नली जैसे मुखावयव का रक्त या रस चूसने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी सभी जो बहुकोशीय प्राणी हैं उनको इस प्रकार के अवयव दिए गए हैं ताकि वे अपना भोजन ग्रहण कर सके। ठीक है, अभी देखो आप नीचे दिए गए सजीवों का भोजन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार होगा आपको बताना है। आप चित्र का निरीक्षण कीजिए। दिख रहे हैं आप? चित्र का निरीक्षण कीजिए आप लोग। और आपको क्या बताना है? अन्य प्रकार के अनुसार विविध सजीव अपना भोजन किस प्रकार क्या करते हैं, किस प्रकार इनका भोजन ग्रहण करते हैं, आपको क्या करना है बताना है। दिख रहा है मनुष्य? सबसे पहले आप मनुष्य को देखिए। आप भी मनुष्य है ना? आप भोजन कैसे करते हैं? भोजन के प्रकार अनुसार, अर्थात इसमें से हमको उनके सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि शाकाहारी प्राणी कौन से हैं। ठीक है, शाकाहारी प्राणी कौन से हैं इसमें?
रहा है आपको, ये शाकाहारी प्राणी। फिर आपको देखना पड़ेगा मांसाहारी प्राणी, ठीक है। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों इसमें आता है, ठीक है, इसलिए इसको सर्वभक्षेंगे हम लोग। फिर उसके बाद मांसाहारी प्राणी कौन से है, शाकाहारी प्राणी से है, सर्वभक्षी कौन से है, अपमार्जक कौन है, ठीक है। इसको अपमार्जक, इसको भोजन के प्रकार में अपमार्जक, इसमें गिद्ध का समावेश होता है। फिर दिख रहा है आपको, ये आपको क्या करना है, चर्चा करना है, इनका निरीक्षण करना है, इनका अध्ययन करना है, और इनके प्रकारों में सबके भोजन ग्रहण करने का जो अलग अलग प्रकार है, इसको आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, चर्चा करनी है, ठीक है। आगे का भाग हम अगले में पढ़ेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।